अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम हमारे पास हीमोलिटिक एनीमिया है, उससे पहले मैंने आपको कहना था कि ये टेबल आपने याद करना है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। मेंस में कितनी है, वुमेन में कितनी है। हेमाटोक्रिट होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है, इन ब्लड, तो उसको कहते हैं हेमाटोक्रिट। वो कितने हैं, और रेड सेल काउंट नॉर्मल पता हो, रेटिकुलर साइट पता हो, मीन एमसीवी पता हो, और एमसीएच भी पता हो। ये सारे इंडिसेस जो है ना, ये पता हो। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अनीमिया का जब हम इनसे कंपैरिजन करेंगे ना, तो हमें हेल्प आउट करेंगे ये डिफरेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अनीमिया। अच्छा, अब हीमोलिटिक अनीमिया में क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि जो हमारे पास हीमोलिसिस की वजह से मेनली जो अनीमियाज होते हैं ना, उसमें कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होता है। मतलब उनमें इंक्रीज एरिथ्रोपोइटन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास बोन मैरो में क्या बोन मैरो पे एरिथ्रोपोइटन एक्ट करेगा, और हमारे पास क्या होगा कि आरबीसी तो बढ़ेंगे ही, लेकिन वो हीमोलिसिस हो रही है तो उनमें इतना कोई काउंट उनका इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन जो पेरिफेरल रेटिकुलर साइट काउंट है ना, वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। हीमोलिटिक एनीमिया डाइवर्स ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। आप लोग इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। हमें पता है कि जो 12 नॉर्मल साइकिल होता है आरबीसी का, वो 120 डेज़ होते हैं। और जब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जब हीमोलिसिस की वजह से एनीमिया होता है, तो मैरो इरिथ्रोपॉइट हाइपरप्लेजिया इन पेरिफेरल ब्लड रेटिकुलोसाइटोसिस आर हेल्प हॉलमार्क ऑफ द हीमोलिटिक अनीमियाज, ठीक है। अच्छा, तो हीमोलिसिस तो होती है, लेकिन एरिथ्रोसाइटोसिस उनमें स्टार्ट हो जाती है, और एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस भी होती है, जो कि सेकेंडरी हेमाटोपोइटिक जो ऑर्गन होते हैं ना, उनमें होती है, जिसमें हमारे पास लिवर आ जाता है, स्प्लीन आती है, लिम्फोइड नोड्स वगैरह एक्सेट्रा आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो हीमोलिसिस है ना, वो हमारे पास हो सकती है इंट्रिंसिक, दैट इज़ इंट्रा कॉर्पस्कुलर, और एक्सट्रिंसिक। I already told in the previous video that intrinsic means that there is a abnormality in the structure of the RBC, in the RBC itself. And extrinsic is that is RBC are normal, but there is some abnormality in the vessels or in other outside, means the abnormality is not in the RBC, ठीक है। जो हमारे पास अब ये हेमोलिसिस इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर भी होती है, ठीक है। एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस इज काज्ड बाय द डिफेक्ट दैट इंक्रीज द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बाय द फेगोसाइटोसिस प्राइमरी पर्टिकुलरली इन द स्प्लीन। सिंपली जो एक्स्ट्रावेस्कुलर है ना, वो हमारे पास इंट्रिंसिक है, ठीक है। और इंट्रिंसिक में मैंने क्या कहा था कि हेरिडिटरी, उसमें कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होती है। अब इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जो मैंने कहा था कि आरबीसी नॉर्मल बाइकनकेव होते हैं, और उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है, व्हेन दे हैव टू पास थ्रू द टाइनेस्ट कैपिलरीज ऑफ द बॉडी दैट आर मेनली इन द स्प्लीन। तो उसमें वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो इजीली पास आउट कर लेते हैं। बट इफ़ देयर इज सम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मेलिटी इन आरबीसी, देन दे विल fail to deform while passing through the sinusoid or tinous capillaries of the spleen। तो इसमें क्या होगा कि वो वहाँ पे स्टक कर जाएंगे, दैट बिकम स्टक, एंड अल्टीमेटली दे विल बी फेगोसाइटोस बाय द रेजिडेंट स्प्लेनिक मैक्रोफेज, ठीक है। स्प्लीन में हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं, जो कि हमारे पास ओल्ड और जो अब नॉर्मल आरबीसी होते हैं ना, उन्हें वो फेगोसाइटोस करते हैं। और अगर वो स्टक हो गए हैं, तो उनको भी क्या करेगा कि मैक्रोफेज जाएंगे और फेगोसाइटोस कर लेंगे, एंड दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ देयर हेमोलिसिस। उसकी वजह से अब फाइंडिंग्स इसमें इंपॉर्टेंट है। फाइंडिंग क्या होगी, जो कि फाइंडिंग इंपॉर्टेंट है, और फाइंडिंग आती होंगी तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि वेदर इट इज़ अ एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस और इंट्रिंसिक, और इट इज़ अ इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। फाइंडिंग में क्या होता है कि अगर आरबीसी ज़्यादा टूट रहे हैं, फेगोसाइटोस्ड हो रहे हैं, तो एब्सोल्यूट अगर टूट रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि हाइपर बिलीरुबिनीमिया होगा और जॉन्डिस होगा, दैट इज स्टेम्पिंग फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन इन मैक्रोफेजेस। स्प्लीनोमेगाली होगी क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रही है ड्यू टू वर्क हाइपरप्लेजिया ऑफ फेगोसाइटोस इन द स्प्लीन। एंड इफ द लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस, देयर विल बी इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलिलिथियासिस विद द फॉर्मेशन ऑफ बिलीरुबिन रिच गॉलस्टोन पिगमेंट स्टोन, ठीक है। ये तीन चीज़ें होंगी, हाइपर बिलीरुबिनीमिया होगा और जॉन्डिस होगा, फिर स्प्लीनोमेगाली होगी और कोलिलिथियासिस होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस। इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस में हमारे पास क्या होता है कि ये मेनली होती है इंजरीज़ की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा कि आरबीसी जो होंगे ना, बस्ट कर जाएंगे विद इन द सर्कुलेशन, ठीक है। और इसमें हमारे पास डिफरेंट इसके इफेक्ट कह लो कि
कॉज हो सकते हैं, मैकेनिकल फोर्सेस भी हो सकती हैं जो कि हमारे पास इंट्रावेस्कुलर करवाएंगे। मैकेनिकल फोर्सेस में हमारे पास आ जाती है कि अगर डिफेक्टिव हार्ट वाल्व है ना, तो वो भी हमारे पास टर्बुलेंस क्रिएट करेगा जिसकी वजह से हेमोलिसिस हो जाएगी। बायोकेमिकल फिजिकल एजेंट में आ जाता है कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन हो गया और इन्फेक्शन वगैरह हो गया, क्लोस्ट्रीडियल टॉक्सिन और हीट वगैरह, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियल टॉक्सिन थर्ड ईयर में आपने पढ़ा होगा कि उसका मैकेनिज्म क्या है, वो क्या आरबीसी की डिस्ट्रक्शन करवाता है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल फॉर दिस। उसके बाद आ जाता है हीमोग्लोबिनीमिया। अच्छा, इसकी जो फाइंडिंग्स है ना, इसमें होता है हीमोग्लोबिनीमिया, इधर होता था हाइपर बिलीरुबिनीमिया। ये हीमोग्लोबिन इंक्रीज एचपी जो है ना हीमोग्लोबिन हो रहा है ब्लड में। अच्छा, इसका वजह क्या है, ये क्यों? क्योंकि मैक्रोफेज है, तो मैक्रोफेज ने तो फुली डिस्ट्रक्ट करना होता है आरबीसी को। तो जो एचपी होता है, आरबीसी जब डिस्ट्रक्ट होंगे तो उसमें से हीम निकलेगा। हीम ने आगे टूट जाना होता है हमारे पास। प्रोटोपोर्फ आयरन होता है और मेनली आयरन होता है। आयरन तो हमारे पास स्टोर हो जाता है, लेकिन प्रोटोपोर्फ आयरन आगे बिलीरुबिन में, और बिलीरुबिन आगे कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड स्ट्रेकोबाइलिन। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि उसमें बिलीरुबिन बन रहा होता है। लेकिन यहाँ पे मैक्रोफेज का कोई रोल नहीं है। देखिए यहाँ पे बस क्या है कि उसको डायरेक्ट ट्रॉमा वगैरह हुआ, इंजरी हुई है और वो उसकी हेमोलिसिस स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिनीमिया। अब हीमोग्लोबिन डायरेक्टली रिलीज होगा ब्लड में, हीमोग्लोबिनूरिया हो जाएगा और हीमोसिड्रिनूरिया। ये है डिफरेंस हमारे पास इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर में। उसके बाद हमारे पास हीमोग्लोबिन रिलीज इनटू सर्कुलेशन इज स्मॉल इनफ, वो यूरिन में चला जाएगा। यूरिन में मतलब ये कि यूरिनरी स्पेसिस में जाएगा, और यूरिनरी स्पेसिस में जब वो जाता है तो पहले क्या होता है कि हमारे पास वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है। जो हमारे पास हीमोग्लोबिन रिलीज हुआ है वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है बाय द रीनल ट्यूबुलर सेल एंड प्रोसीड इनटू हीमोसिड्रिन। और बाद में हीमोसिड्रिन जो होता है वो हमारे पास लॉस हो जाता है यूरिन में। वो लॉस कब होता है? क्योंकि हमें पता है कि एपिथेलियल जो सेल हैं वो हमारे पास उनका साइकिल होता है, जैसे आरबीसी 120 डेज, तो वो भी चेंज होते रहते हैं। So hemosiderin is inside the renal tubular cell and hemosiderin will be lost in the urine once the renal tubular cell are sloughed. उसके बाद आयरन लॉस होता है जो हमारे पास थी ना एक्स्ट्रा वेस्कुलर, उसमें मैंने क्या बताया था कि आयरन जो होता है वो स्टोर होता है मेनली। लेकिन इसमें क्या है कि लॉस ऑफ आयरन होता है विच में लेड टू आयरन डेफिशिएंसी इफ द हेमोलिसिस इज परसिस्टेंट। बाय कंट्रास्ट आयरन रीसाइक्लिंग बाय फेगोसाइट is very efficient and so the iron deficiency is not a feature of the extravascular hemolytic anemia. उसके बाद हेप्टोग्लोबिन क्या है? हेप्टोग्लोबिन मेनली ये हमारे पास एक प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि फ्री जो हीमोग्लोबिन होता है ना ब्लड में, उसके साथ बाइंड करती है। अब एक बंदे में बहुत ज़्यादा हेमोलिसिस हो रही है तो उसमें क्या होगा कि हीमोग्लोबिन ब्लड में रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हेप्टोग्लोबिन उसे बाइंड करेगा और हेप्टोग्लोबिन का जो लेवल होगा ना हमारे पास प्लाज्मा में वो कम हो जाएगा। तो ये कॉमन फीचर है जो कि हमारे पास इंट्रावेस्कुलर में भी हो रहा है और एक्स्ट्रावेस्कुलर में। उसके बाद हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस आ जाती है। ये मेनली एग्जांपल है हमारे पास इंट्रिंसिक हेमोलिसिस की, और साथ में मतलब इंट्रिंसिक हेमोलिसिस है और लेकिन ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर है, ठीक है, स्प्लीन में ये टूटते हैं। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में मेनली ये होता है कि मेम्ब्रेन का डिफेक्ट होता है, स्ट्रक्चर डिफेक्ट है, दैट्स व्हाई दे राइट इट इंट्रिंसिक। मैंने बताया था कि इंट्रिंसिक में हेरिडिटरी होते हैं और स्ट्रक्चर डिफेक्ट होते हैं विद इन द आरबीसी। अच्छा, तो ये आप लोग पढ़ लेना, ये मैंने पहले ही बता दिया है एक्स्ट्रावेस्कुलर में। पैथोजेनेसिस में आपको करवाती हूँ। पैथोजेनेसिस में ये है कि हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रक्चर डिफेक्ट्स हैं। अब स्ट्रक्चर डिफेक्ट्स तो है, मेम्ब्रेन स्केलेटन में डिफेक्ट्स हैं, और वो कौन सी प्रोटीन है, तो ये डायग्राम से मैं आपको ज़्यादा अच्छा बता सकती हूँ। ये डायग्राम देखिए, डायग्राम में ये है कि हमारे पास जो आरबीसी है ना, उसमें जो एक मेम्ब्रेन स्केलेटन प्रोटीन होती है वो है हमारे पास पेक्ट्रिन, और एक है बैंड 3 प्रोटीन। जो स्पेक्ट्रिन है ना, ये बैंड 3 प्रोटीन से लिंक करती है बाय एनकायरिन एंड प्रोटीन 4.2। ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर जो कि आरबीसी में होता है, और इसकी वजह से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वो डीफॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो वही बातें हैं कि जब वो स्प्लीन से गुजरेंगी तो वो डिफॉर्म्ड हो जाएंगे आरबीसी और आसानी से गुजर जाएंगे। अच्छा, स्पेक्ट्रिन एक एंड पे ये बैंड 3 से बाइंड कर रही है थ्रू दिस एनकायरिन एंड द 4.2 प्रोटीन, और दूसरे एंड पे स्पेक्ट्रिन क्या करती है कि एक्टिन से बाइंड करती है, और इसमें प्रोटीन जो इन्वॉल्व होती है वो 4.2 4.1 और 4.1 है, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है। अच्छा, लेकिन अब हमारे पास हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में क्या होता है? हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में ये है कि हमारे पास यहाँ पे
कि उनकी शेप चेंज हो जाती है, क्योंकि कॉमन फीचर होता है, म्यूटेशन हो जाती है हमारे पास, सॉरी म्यूटेशन होती है जिसमें हमारे पास स्फीरोसाइटोसिस तो होती है, लेकिन म्यूटेशन इन प्रोटीन्स में हो जाती है, जो मैंने आपको बताया ना, स्केलेटन प्रोटीन दैट इज़ अ स्पेक्ट्रिन अनकाइरिन बैंड 3, और जो हमारे पास बैंड 4.1 है, इनमें सब में क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो लिंक नहीं कर पाती, और अगर वो लिंक नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा मेम्ब्रेन का, और जब नॉर्मल स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा मेम्ब्रेन का, तो वो क्या करेंगे कि जब वो सर्कुलेशन से पास करेंगे वो डिफॉर्म नहीं हो पाएंगे, उनकी जो कैपेसिटी है डिफॉर्म्ड होने की वो लूज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जब वो पास करेंगे सर्कुलेशन से, तो ये लिखा हुआ है कि उनकी डिस्टेबलाइजेशन की वजह से क्या होगा कि दे स्टार्ट टू शेड द मेम्ब्रेन वेसिकल इनटू द सर्कुलेशन एज द एज, लाइक द साइटोप्लाज्म। अब ये वाली जो चीज़ें थी ना, ये वो सारा कंसेप्ट है, मैंने आपको डायग्राम्स बता दिया है, तो मैंने इसलिए रीड नहीं किया, यहाँ से जो है आप एक दो लाइनें पढ़ लेना। लाइक साइटोप्लाज्म इज लोस्ट इन द प्रोसेस एंड एज अ रिजल्ट द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज प्रोग्रेसिवली। अच्छा, अब ये होता है कि जब भी वो गुजरते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन वेसिकल शेड करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो भी डिक्रीज हो जाती है, और वो स्फीयर शेप जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के हो जाते हैं। अब जो स्फेरिकल शेप है वो बिल्कुल ही उनकी जो कैपेसिटी है डिफॉर्म होने की वो लूज़ हो गया, और जब वो स्प्लीन से पास करेंगे, वही जो हमने पढ़ा है ना एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोसिस में, सेम वही पैथोजेनेसिस है, जब वो स्प्लीन से पास करेंगे तो वो क्या करेंगे कि वहाँ पे स्टक कर जाएंगे, और फिर हमारे पास क्या होगा, मैक्रोफेज आ जाएंगे और उसको वो फेगोसाइटोस वगैरह कर देंगे। तो अब इसमें क्या है कि हम ट्रीटमेंट में जो मेनली करते हैं ना, वैसे ट्रीटमेंट कोई भी प्रॉपर नहीं है, लेकिन यह है कि स्प्लीनेक्टमी ना बेनिफिशियल आती है। ये देखें, द क्रिटिकल रोल ऑफ स्प्लीन इज हेरिडिटरी फेगोसाइटोसिस, वो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे वो स्टक करते हैं और फिर रेजिडेंट मैक्रोफेज आके फेगोसाइटोस वगैरह कर लेंगे, वही है हेमोलिसिस वाली बात है। अगर स्प्लीनेक्टमी होगी तो वो टाइटस जो टाइनियस्ट और टाइटस जो कैपिलरीज हैं वो स्प्लीन में है, तो वहाँ से वो हेमोलिसिस भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। स्प्लीनेक्टमी इसके ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन यह है कि इसकी वजह से हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस की वजह से जो हमारे पास एनीमिया हो रहा है ना, वो उसमें बेनिफिशियल होते हैं कि एनीमिया जो है ना थोड़ा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी है ना, उसमें ये होता है, मैं यहाँ से बताती हूँ कि ये डायग्राम देखें, ये हमारे पास जो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर रहते हैं ना, मतलब रेटिकुलोसाइट वही, तो इसमें ये डार्क रेड सेल होते हैं, और इसमें लैक ऑफ सेंट्रल पैलर होता है कि सेंट्रल पैलर भी नहीं है। ये हमारे पास अगर सपोज के नॉर्मल है, तो नॉर्मल इसका मतलब यही है कि हमारे पास क्या होगा कि वो सेंट्रली पेलर होते हैं, लेकिन ये क्या है कि डार्क रेड है और पेलर भी नहीं है। स्प्लीनोमेगाली हुई होती है, और स्प्लीन का वेट बहुत ज़्यादा हुआ हो जाता है, और कोलिलिथियासिस हुई होती है। ठीक है, इसके जो फीचर्स हैं ना वही हैं जो मैंने आपको बताए थे कि जो एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस की, तो ये एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस ही है। ये डायग्राम मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर में आपको शॉर्ट में बताती हूँ, अनीमिया हुआ होता है, स्प्लीनोमेगाली और जॉन्डिस हुई होती है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। एक ये चीज़ है कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो ये प्लास्टिक क्राइसिस हो सकता है अगर पर्सन बिकेम इन्फेक्टेड विद द पार्वोवायरस P19। पार्वोवायरस क्या कहता है कि हमारे पास जो एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं ना, दैट आर द इन मेच्योर RBC विद इन द मैरो। ठीक है, उसमें वो रेप्लिकेट करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा कि एरिथ्रोब्लास्ट की अपोप्टोसिस हो जाएगी। अब पहले ही वो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में क्या हो रहा है कि हेमोलिसिस हो रही है ड्यू टू देयर डिफॉर्म स्ट्रक्चर, और अगर ऊपर से न्यू नहीं बनेंगे, एरिथ्रोब्लास्ट भी टूटना शुरू होंगे, तो क्या होगा कि स्फीयर एनीमिया होगा। तो इसमें यह है कि इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाए, और यही है कि उसको सपोर्ट किया जाए, उसको फिर स्फीयर एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ट्रीटमेंट यही है कि नॉन स्पेसिफिक है, ट्रीटमेंट कोई इसका स्पेसिफिक है ही नहीं, लेकिन स्प्लीनेक्टमी कर सकते हैं, जो कि सिर्फ एनीमिया के जो साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं ना उनको इम्प्रूव कर देगा। लेकिन क्या होगा कि अगर एक बंदे की स्प्लीन रिमूव कर दी गई है, तो थर्ड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब बैक्टीरिया कहते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के जो बैक्टीरियाज थे वो इन्फेक्शन कॉज करने की उनकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है इन पेशेंट इफ़ दे हैव द डिफेक्टिव स्प्लीन, और उनकी स्प्लीनेक्टमी हुई हुई है। और जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, तो उनमें तो मेन जो जो मेन डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना, वो स्प्लीन ही उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है इन्फेक्शन वगैरह से। तो उनमें ये रिस्क फैक्टर बन सकता है कि वो उनमें इन्फेक्शन के ख़तरा बढ़ जाता है और सेप्सिस होने का ख़तरा हो जाता है।
लेकिन यही है कि हम ये कर सकते हैं कि एक पार्शियल स्प्लीन एक्ट करें, लेकिन स्प्लीन जो है वो दोबारा से ग्रो कर लेती है, रीजनरेट हो जाती है और उसको दोबारा से पेशेंट विल नीड अ सेकेंड डिसेक्शन। यही है कि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।